हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। लास्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोजन एटम का थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे और डेरिवेशन कर चुके थे। रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी भी देख लिए है ना। किसी भी ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी होता है वो इतना कैलकुलेट होकर के आया था और इसके जगह अगर हम सारे कांस्टेंट का वैल्यू को रख दें तो कुछ ऐसा वैल्यू आएगा और एनर्जी किसमें हम लोग को लेना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नेगेटिव साइन क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंडेड है। किससे बाउंडेड है? न्यूक्लियस, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है। अगर तुम उतना पॉजिटिव एनर्जी दे दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिर टोटल एनर्जी उसका जीरो हो जाएगा और जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ठीक है, आज़ादी मिल जाएगा उसको। चलो अब हम लोग देखते हैं अगर ऑर्बिट हम लोग लेवल बढ़ाएं तब क्या होगा, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं, ठीक है, तो बताओ एटॉमिक नंबर कितना होगा? Z इज इक्वल टू 1। Z इज इक्वल टू क्या होगा? 1, ठीक है। तो अगर हम n की जगह 1 लें, इफ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्बिट में होता तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो अगर n की जगह 1 और z की जगह 1 रखोगे तो बताओ तो टोटल एनर्जी पहला ऑर्बिट में कितना होगा, इसको जानते हैं। तो टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा? टोटल एनर्जी जो होगा -13.6 इंटू Z²/n²। तो मतलब z की जगह भी 1 का स्क्वायर और n की जगह भी 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? -13.6, 1/1 तो 1 ही होगा, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब पहला ऑर्बिट में एनर्जी कितना होगा? -13.6। अगर सेकेंड ऑर्बिट होता, if n is equal to 2, if n is equal to 2, n is equal to 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट या इसी को बोलते हैं, सेकेंड ऑर्बिट को ही बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड। एक बार एक्साइटमेंट होगा उसका, मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा हायर ऑर्बिट पे, तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट को ही बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोले? ग्राउंड स्टेट बोले ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो n की जगह 2 रखेंगे, देखो कैलकुलेशन करके क्या आएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड की जगह तो हमेशा 1 ही रखना है, n की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो ये वैल्यू रखोगे तो ये आता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट करके देखना, ये आएगा, ठीक है। n की जगह 3 रखना है। इफ n इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 3 को क्या बोलेंगे? थर्ड ऑर्बिट होता तो थर्ड ऑर्बिट को ही बोलते हैं हम लोग, और एक और नाम से क्या, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 रखो, n इज इक्वल टू 3 रखो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड की जगह तो हमेशा 1 ही रखना है, 1 का स्क्वायर बाई ये 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n की जगह 4 रखें, इफ n इज इक्वल टू 4, तो इसको क्या नाम देंगे? फोर्थ ऑर्बिट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। फोर्थ ऑर्बिट या थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो n की जगह अगर ये रखा जाए तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, तो ये आता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। याद रखना है तुम लोग को, हमको याद है इसलिए लिखते जा रहे हैं, तुम लोग को भी ये चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। n इज इक्वल टू 4 हो गया। अगर n की जगह 5 रखें तो इफ n इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू 5 को क्या बोलेंगे? फोर्थ और फिफ्थ ऑर्बिट और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। रखो वैल्यू, टोटल एनर्जी क्या आएगा? -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आता है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये टोटल एनर्जी आया, ठीक है। तो देख रहे हो एनर्जी, बताओ तो क्या होते जा रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? जैसे जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट, तो पहला ऑर्बिट में क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन जो वो नज़दीक में है ना, तो नज़दीक में तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से है, तो देखो तो एनर्जी कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
नेगेटिव में कम है मतलब ज़्यादा बाउंडेड है पूरा। फिर उसके बाद देखो तो सेकंड ऑर्बिट में जाकर जंप करके एनर्जी अगर बाहर से देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप करके हायर ऑर्बिट में जाता है। ठीक है, तो हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी कितना हो जा रहा है, -3.4। बढ़ा कि घटा, बढ़ा। नेगेटिव में कम होना मतलब बढ़ा ना। तुम बाहर से एनर्जी दोगे तो क्या होगा, बढ़ते जाएगा एनर्जी। अब बढ़ते बढ़ते देखो तो क्या हो रहा है, जैसे नंबर लाइन में इधर क्या होता है, -13, -10, -5, -4, -3, इसी तरह -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर एक समय आएगा तुम इतना एनर्जी दे दोगे क्या हो जाएगा, एनर्जी 0। तो 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फिर फ्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो तो एनर्जी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। अच्छा, एनर्जी जो बढ़ते जा रहा है, एनर्जी का बढ़ने का जो पैटर्न है वो देखो तो पहला ऑर्बिट में एनर्जी इतना है, दूसरे में जंप किया तो कितने का अंतर है, लगभग 10 का। फिर यहाँ से यहाँ जाओगे तो कितने का अंतर है, लगभग 1.5 का, 1.5 3 ही होता है लगभग। ठीक है, तो देख रहे हो एनर्जी का गैप हर जगह क्या फिक्स है क्या, नहीं। तो एनर्जी का गैप हर बार फिक्स नहीं। फिर देखो इधर क्या हो जा रहा है, यहाँ तो 1.5 का हो गया, यहाँ तो और कम हो गया, 0.8 का ही होगा अंतर। समझ में, यहाँ ज़्यादा गैप है, फिर इधर क्या है, गैप कम होता जा रहा है ना। तो ये टोटल एनर्जी अलग अलग ऑर्बिट में क्या होगा, इसका कैलकुलेशन है। ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको एनर्जी लेवल डायग्राम में बना करके दिखाना होता है। ठीक है, तो पहले इसको लिख लो, उसके बाद देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन देख लिया हम लोग, अलग अलग ऑर्बिट पे क्या होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हायर ऑर्बिट पे बढ़ रहे हैं एनर्जी बढ़ता जा रहा है। फिफ्थ ऑर्बिट पे कितना आया, -0.5 पर। और भी हायर ऑर्बिट पे जाएंगे तो एनर्जी क्या होता जाएगा, धीरे धीरे 0 हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। देखो अब हम लोग को एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ना है। ये जो भी तुम एनर्जी टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन किया, इसको लेवल वाइज बना करके शो करना होता है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट ऑर्बिट या ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितना है, -13.6। उसके बाद जो सेकंड ऑर्बिट पे उसमें एनर्जी देखो -3.4। तो n इज इक्वल टू 2 पे एनर्जी कितना, -3.4। फिर n इज इक्वल टू 3 पे एनर्जी कितना, -1.51। अब देखो तुम यहाँ गैप देखो, पहले कितना ज़्यादा का गैप था, इसलिए हम लोग एनर्जी का जो डिफरेंस था वो ज़्यादा था, तो गैप ज़्यादा बनाए। फिर देखो यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो एनर्जी का गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे गैप क्या बनाएंगे, और कम। फिर n इज इक्वल टू 4 पे देखो कितना है, -0.85। तो गैप थोड़ा और कम हुआ ना, इनके बीच का गैप देखो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग 5 तक बनाए थे, 5 तक कैलकुलेट किया था, तो 5 तक एनर्जी बना ली। और भी ऑर्बिट धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया ना। चलो, तो इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, अब हम लोग बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट जो था उसको पढ़ो तो ध्यान से। थर्ड पोस्टुलेट देखो बोर्स का क्या लिखे हुए थे, ये था, देखो थर्ड पोस्टुलेट देखो, पढ़ के बताओ स्टेटमेंट। पढ़ो, जोर से पढ़ो। An electron emits radiation photon of specific wavelength during its transition from higher energy level to lower energy. हाँ, इलेक्ट्रॉन कभी भी अगर हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आता है तो क्या करेगा, एक रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, अभी मान लेते हैं एनर्जी कहीं हायर पे था, ठीक है, तो लोअर पे आएगा तो क्या होगा, रेडिएशन एमिट करेगा। तो लोअर पे कहाँ आ सकता है, 1 पे आ सकता है, 2 पे आ सकता है, 3 पे आ सकता है, 4 पे आ सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं सबसे पहले 1 पे आ रहा। ठीक है, 1 पे आ रहा, तो 1 पे आ रहा, तो बताओ 1 पे कहाँ से आ सकता है, 2 से जंप करके आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 7 से, इसी तरह इन्फिनिटी से भी आ सकता है ना। 1 पे जंप करके आ सकता है। तो बनाओ अभी डायग्राम। तो बताओ 1 पे कहाँ से जंप करके आ सकता है, 2 से आ सकता है, या 3 से आ सकता है, या 4 से आ सकता है, या 5 से आ सकता है, या फिर 6 से आ सकता है, या इन्फिनिटी से आ सकता है ना, जम करके आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट पे। सेकंड पे बताओ कहाँ कहाँ से आ सकता है, सेकंड ऑर्बिट पे देख लो पहले। सेकंड पे बताओ कहाँ कहाँ से आ सकता है, थर्ड से आ सकता है, थर्ड से आ सकता है सेकंड पे, थोड़ा गैप दे देना यहाँ पे। और फिर बताओ फोर्थ से आ सकता है सेकंड पे, फिर फिफ्थ से भी आ सकता है, 6 से आ सकता है, और इन्फिनिटी से भी आ सकता है। समझ में आया। थर्ड पे बताओ कहाँ कहाँ से आ सकता है, थर्ड पे 4 से आ सकता है, या फिफ्थ से आ सकता है, या 6 से आ सकता है, या फिर इन्फिनिटी से आ सकता है। फोर्थ पे बताओ, फोर्थ पे फिफ्थ से आ सकता है, 6 से आ सकता है, या इन्फिनिटी से आ सकता है ना। फिफ्थ पे बताओ, फिफ्थ पे 6 से आ सकता है, या और हायर होता है 7 से दिखाते, 8 से दिखाते, या अभी इन्फिनिटी से आ सकता है।
समझ में आया? तो कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर मान लो जंप करके यहाँ से यहाँ आया, कहाँ से आया जंप करके? सेकंड से फर्स्ट में आया। देखो ध्यान से, सेकंड से फर्स्ट में आया तो एक वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट करेगा ना। अगर थर्ड से आया फर्स्ट में तो दूसरा वेवलेंथ का एमिट करता, होता ना कुछ 8000 नैनोमीटर, 8000 एंगस्ट्रॉम, कुछ होता है ऐसा। फोर्थ से करता तो कुछ अलग होता, 5 से करता तो आ कहाँ रहा जंप करके? 1 पे ना। तो ये वेवलेंथ का क्या मिलेगा? एक सीरीज मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ वाला आ सकता है ना? हो सकता है ना, यहाँ से यहाँ जंप किया तो 800 वाला मिला, 900 वाला मिला, 1000 वाला मिला, 1100 वाला मिला, 1200 मिला वाला, 1300 मिला। ठीक है, तो ये सब एंगस्ट्रॉम वाला वेवलेंथ हमको मिला, तो ये एक सीरीज मिला। तो इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वेवलेंथ का सीरीज को हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, लाइमन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करके सेकंड में आ रहा तो जो वेवलेंथ का जो सीरीज मिलेगा, बहुत सारा वेवलेंथ मिलेगा, तो वो जो सीरीज मिलेगा उसको बोलते हैं, बताओ पढ़े हो गए 11th में सब, याद है? नहीं, बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। ठीक है, ऑन है ना? लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड में देखो, थर्ड ऑर्बिट में अगर जंप करके आ रहा तो इसको बोलते हैं पास्चन सीरीज। ठीक है, फोर्थ में अगर जंप करके आ रहा तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रैकेट सीरीज। और अगर फिफ्थ में जंप करके आ रहा तो इसको बोलते हैं पी फंड सीरीज। टी सीरीज नहीं, पी फंड। ये सब साइंटिस्ट का नाम है, तुम लोग जैसा डब्लू और डब्लू नहीं है। तो मैं नहीं, मम्मी पापा किसान थे। समझ गया ये? तो ये सब सीरीज है, वेवलेंथ का सीरीज जो मिलेगा ये। ठीक है ना, समझ में आया? मार्क करो इतना जल्दी से। तो कहीं से इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट में जंप करके आ रहा तो जो वेवलेंथ का सीरीज को क्या बोलेंगे? लाइमन, फिर बाल्मर, फिर पास्चन, ब्रैकेट, फिर पी फंड। चलो, अब अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल, तो हम पढ़ चुके हैं बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट में कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से एक वो रेडिएशन एमिट करता है जिसका कुछ वेवलेंथ होगा। समझ में आया ना? तो हम लोग उस वेवलेंथ का कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। तो लिखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। ठीक है, हम बताए थे एटम बना करके हायर एनर्जी लेवल को किससे शो करते हैं? बताओ, बताए थे ना, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करके यहाँ पे आया तो इस एनर्जी लेवल को N2 बोलते हैं और लोअर एनर्जी लेवल को N1 बोलते हैं। अगर मान लो यहाँ पे जंप करके आया तो इसको क्या बोलेंगे? N1। यहाँ से जंप करके आया तो इसको N2 बोलेंगे। यहाँ पे आया तो इसको N1 बोलेंगे। यहाँ से आया तो इसको N2 बोलेंगे। समझ में आया ना? N2, ये 2, 3, 4 मत देखो, N1 यहाँ सबस्क्रिप्ट है। N1 मतलब लोअर एनर्जी लेवल, N2 मतलब हायर एनर्जी लेवल। अगर मान लो फिफ्थ से जंप करके थर्ड में आया तो थर्ड को क्या बोलेंगे? N1 और फिफ्थ को क्या बोलेंगे? N2। समझ में आया ना? ठीक है, तो देखो हम ये फॉर्मूला लिखवा दिए थे ना, एनर्जी जो होता है वो क्या होगा? E इज इक्वल टू E N2 माइनस E N1। लिखवाए थे? E इज इक्वल टू N2 माइनस। देखो तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये है ना, मेन फॉर्मूला। चलो ये वैल्यू अगर बैठाएं, अच्छा E इज इक्वल टू ये भी लिखवाए थे, H नहीं होता है। E N2 अगर बैठाना चाहते हैं तो बताओ एनर्जी का क्या होगा फॉर्मूला? माइनस M E का पावर 4 Z स्क्वायर बाई 8 H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। और ये कौन सा ऑर्बिट है? हायर एनर्जी लेवल है ना, तो क्या लिखेंगे? N2 का स्क्वायर होगा। बीच में क्या साइन है? माइनस। फिर जिसमें गया उसका एनर्जी लिखना है, तो यहाँ पे फिर से क्या लगेगा? माइनस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होगा, प्लस। वैल्यू बैठाओ, क्या हो जाएगा? M E टू द पावर 4 बाई 8 H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर Z स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर होगा। दोनों में देखो तो दोनों में कुछ कॉमन है क्या? क्या कॉमन है? सब चीज़ कॉमन है सिर्फ N2 N1 को छोड़ करके। ये प्लस वाला टर्म इसको पहले लिखना है, M E टू द पावर 4 Z स्क्वायर बाई 8 H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, कॉमन ले लिए। यहाँ बताओ क्या है, इसको पहले लिख दे तो 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। समझ में आया?
इसको पहले लिख दिए, ये कॉमन लिया तो ये 1/n1 होगा ना, फिर यहाँ पे -1/n2 का स्क्वायर। इधर देखो वेवलेंथ हमको जानना है, तो हम लोग जानते हैं h, न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं c/λ, क्योंकि स्पीड पता है, c = क्या होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी होगा क्या c/λ होगा ना। तो हमको जाना है वेवलेंथ जाना है, तो वेवलेंथ तो नहीं मिलेगा, 1/वेवलेंथ मिल सकता है, 1/वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होगा बताओ। अगर इधर hc जो है इसको नीचे लें डिनोमिनेटर में, क्या आएगा यहाँ से देखो m e⁴ z² बाई, ध्यान से देखो 8 c h² पहले से था, एक और h आएगा तो क्या होगा h³ और ये ε0 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ क्या है ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो दिख रहा, ये कांस्टेंट है सारा टर्म। जेड तो एटॉमिक नंबर अलग हो सकता है, n1 n2 अलग हो सकता है, कहाँ से कहाँ जंप किया, ठीक है। तो ये जो है इसको अपन लोग यहाँ लिखेंगे 1/λ इज इक्वल टू, ये होता है, इसको कांस्टेंट r नाम लिखते हैं, r/z², ये 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ गया ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। 1/λ इज इक्वल टू, ये हो गया फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से हम लोग वेवलेंथ का कैलकुलेशन करेंगे। और ये r जो है, r को बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, r जो है ये रेडबर्ग कांस्टेंट, साइंटिस्ट का नाम है रेडबर्ग, समझ में आया। और r का जो वैल्यू है वो होता है 1.097 इंटू 10⁶ पर मीटर, ठीक है। याद रखो इसको, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं, ये 10⁷ होता है, ठीक है। r का जो वैल्यू है वो 10⁷ लिख लो, थोड़ा मिस्टेक हो गया। रेडबर्ग कांस्टेंट r का जो वैल्यू 1.097 इंटू 10⁷ पर मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या वेवलेंथ मिलेगा हमको कि 1/वेवलेंथ मिल रहा है, 1/वेवलेंथ। तो जब वेवलेंथ को कैलकुलेशन करेंगे तो ये जब रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आएगा, r/1 है ना, अभी 1/r आएगा। तो एक चीज़ और याद रखो नोट करके, 1/r का जो वैल्यू होता है, 1/r का जो वैल्यू होगा, देखो इसी को कर देंगे 1/, पलट देंगे तो ये जो वैल्यू है ना, ये आता है 912 एंगस्ट्रॉम में आता है। इस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है। ये वैल्यू याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में बनता है, और 1/r का वैल्यू पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ तक लिख लो, फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखो तो ये रहा वेवलेंथ का कैलकुलेशन का ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और बताएंगे हम लोग। r का वैल्यू बता दिए, रेडबर्ग कांस्टेंट, z है एटॉमिक नंबर, ठीक है। n1 क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करके गया, लोअर एनर्जी लेवल, कहाँ से जंप करके आया, हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो अब देखते हैं लाइमन सीरीज का बात करते हैं। तो लाइमन में क्या होगा, सबसे मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगा, सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलेगा, होगा ना, रेंज मिलता है ना, यहाँ से वेवलेंथ लेकर के वहाँ तक, 2 से जंप करेगा तो कुछ अलग, 3 से जंप करेगा तो अलग, 4 से जंप करेगा तो अलग, ठीक है। अच्छा बताओ वेवलेंथ और एनर्जी का क्या रिलेशन है, बताओ। यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, और इसको बोल सकते हैं hc/λ, जो यहाँ लिखे हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से बताओ वेवलेंथ और एनर्जी क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो बताओ, तो अगर 2 से यहाँ पे जंप करके आया तो एक वेवलेंथ निकलेगा, 3 से यहाँ जंप करके आया तो वेवलेंथ निकलेगा। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कब निकलेगा, 2 से जब 1 में आया या 3 से 1 में आया, यही तो उल्टा हो गया तुम लोग का, इन्वर्सली है ना। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगा, कम है ना, होगा। तो बताओ यहाँ से यहाँ जब जंप करेगा तो एनर्जी का गैप कितना, लगभग 10 का, और यहाँ से यहाँ जब एनर्जी जंप करेगा तो क्या होगा, एनर्जी 11 इस पॉइंट समथिंग, है ना। तो एनर्जी का गैप ज़्यादा रहेगा तो वेवलेंथ क्या होगा, कम वेवलेंथ वाला। तो सबसे कम वेवलेंथ वाला कब मिलेगा, जब इन्फिनिटी से जंप करके कहाँ पे आए, 1 पे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वाला कब मिलेगा लाइमन में, 2 से जंप करके 1 में, है ना, होगा 2 से जंप करके। बाद में बताओ तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला कब मिलेगा, जब 3 से जंप करके 2 में आए। और सबसे कम वेवलेंथ कब मिलेगा, इन्फिनिटी से जंप करके 2 में आए, समझ में आया।
तो देखो लाइमन सीरीज का जो होगा, तो बताओ लाइमन सीरीज में लोअर एनर्जी लेवल क्या है, N1 का वैल्यू कितना 1, और N2 का वैल्यू कितना, हायर एनर्जी लेवल कितना, हायर एनर्जी लेवल क्या होगा, कहाँ से कहाँ जंप करके आ रहा है, 2 से 3 से 4 से इन्फिनिटी से आ रहा है, तो 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है और इन्फिनिटी से भी आ सकता है। तो इस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1। n1 तो फिक्स है ना कि हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि 1 में ही ना टपक रहा, लाइमन में कहाँ आ रहा 1 में ही, तो n1 का वैल्यू क्या होगा 1, और कहाँ से जंप करके आ रहा 2 3 4, वो तो कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा -1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, समझ में है ना। वैसे इसी से बना है, उसको याद रखो चाहे नहीं रखो, बस जानना वहाँ पे ये है कि लोअर एनर्जी लेवल 1 होगा और हायर एनर्जी लेवल 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे जो भी वेवलेंथ का जो रेंज आता है ना, तो वो वेवलेंथ हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़े थे ना, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, तो यहाँ से जो भी वेवलेंथ निकलेगा वो किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का किस रीजन में बिलोंग करता है। तो लाइमन जो होता है, ये लिख लेना, दिस सीरीज बिलोंग्स टू अल्ट्रावायलेट रीजन। ऑब्जेक्टिव में आता है कि लाइमन सीरीज किस रीजन को बिलोंग करता है, तो कौन सा होगा, अल्ट्रावायलेट रीजन को बिलोंग करता है। समझ में आया, लिख लो जल्दी से। एक काम करते हैं, पूरा बता लेते हैं, ठीक है। चलो फिर देखो, इधर आ जाएगा, नहीं आता है, ठीक है। फिर देखो, अगर बाल्मर सीरीज का बात करें, ठीक है, बाल्मर सीरीज का बात हुआ तो कहाँ पे जंप करके आएगा बाल्मर में, बताओ, सेकंड में देख लो, उसके बाद तुम लोग लिखना, और किस ऑर्बिट से किस लेवल से जंप करके आ सकता है, 3 से 4 से 5 से इन्फिनिटी से आ सकता है ना। ठीक है, तो इसमें वेवलेंथ का फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/ इसका स्क्वायर होगा, लोअर में क्या है 2 ना, तो 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो लिख दो दिस सीरीज, किस में, यहाँ पे 2 ही रखें क्योंकि अलग अलग वैल्यू है ना, 3 रखे कि 4 रखे कि 5 रखे, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, समझ में है ना। तो दिस सीरीज बिलोंग्स टू बाल्मर है, तो बाल्मर से कौन सा रीजन आता था, बा से, बिलोंग्स टू विजिबल रीजन, याद रहेगा, ठीक है, विजिबल रीजन। ठीक है, लाइमन हो गया, बाल्मर हो गया। ठीक है, फिर बताओ पास्चन का, ये आ जाएगा इधर, ठीक है, पास्चन सीरीज यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। पास्चन में बताओ कहाँ पे आएगा जंप करके, n इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू 3 पे, कहाँ से, n2 इज इक्वल टू 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से, इन्फिनिटी से आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर होगा माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ किस रीजन को बिलोंग करता है, दिस सीरीज बिलोंग्स टू लो इंफ्रारेड रीजन, लिखेंगे इट बिलोंग्स टू, लिख दे रहे हैं, ठीक है, इट बिलोंग्स टू लो इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, इट बिलोंग्स टू लो इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, समझ में आया। फिर ब्रैकेट का भी क्या होगा बताओ, कहाँ पे जंप करके आ रहा, 4th में, कहाँ से जंप करके आ रहा, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 7 से, ऐसा। ठीक है, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है, तो ब्रैकेट सीरीज में बताओ n1 क्या होगा 4, और कहाँ से जंप करके आ रहा, 5 से है, 6 से है, 7 से है। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू लो इंफ्रारेड रीजन, इट बिलोंग्स टू लो इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन।
ठीक है, चलो फर्स्ट n का खुद से लिखो तुम लोग, ठीक है। ठीक है, तो ब्रैकेट सीरीज तक हो गया। लिखो लास्ट जो है प्री फंड सीरीज, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, n2 होगा। लास्ट है प्री फंड सीरीज, ठीक है। तो इसमें देखो तो कहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल क्या है, 5 ना, 5 कहाँ से जंप करके आ सकता है, 6 7 8, 6 7 8 इन्फिनिटी लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर होगा। दिस सीरीज बिलोंग्स टू हाई इंफ्रारेड रीजन, हाई इंफ्रारेड रीजन, समझ में आया, ठीक है ना। तो ये रहा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आया ना। लिखो क्वेश्चन, लिखो, लिख लो पहले इसको। हो गया, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड, calculate the maximum and minimum wavelength, calculate the maximum and minimum wavelength corresponding to the Lyman series, corresponding to the Lyman series of the hydrogen atom, लिख लिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो सबसे पहले बताओ लाइमन सीरीज का बात कर रहा, तो लाइमन सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलता है, मिनिमम कब मिलेगा, इन्फिनिटी से कहाँ टपकेगा, 1 पे, ठीक है। तो सबसे पहले लैम्डा मिनिमम जानना चाहते हैं, तो लिख लो, कैलकुलेशन कर रहे हैं इसका मिनिमम वेवलेंथ के लिए, ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ के लिए। तो मिनिमम वेवलेंथ का कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले बताओ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जंप करके आएगा, लोअर एनर्जी लेवल क्या होगा, 11 के लिए 1 होता है ना, 1 पे आएगा। और मिनिमम जानना चाहते हो तो कहाँ से जंप करके आएगा बताओ, इन्फिनिटी से, समझ आया। फॉर्मूला यूज कर लो, 1 बाई लैम्डा क्या होगा, मिनिमम ना, मिनिमम लिख दो, इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब क्योंकि मिनिमम वेवलेंथ है तो लिख दो 1 बाई लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। आर कितना, आर अभी वैल्यू मत बैठाना, याद रखना, हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। कहाँ पे जंप करके आ रहा, 1 पे, कहाँ से जा रहा, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0, वो 0 हो जाएगा। 1 बाई लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू आर, ये तो 1 इंटू आर क्या होगा, 1 ही आने आर आ जाएगा, ये क्या होगा 1 और वो माइनस 0 होगा, 1 माइनस 0, यहाँ से क्या आएगा बताओ, 1 बाई लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू आर आएगा, क्या जाना, तो 1 बाई लैम्डा जाना है कि लैम्डा जानना है, लैम्डा, तो रेसिप्रोकल है इसका, तो लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई आर आया। 1 बाई आर का वैल्यू क्यों लिखवाए थे, समझ में आया, इसका वैल्यू रखते फिर पलटते फिर डिवाइड करना पड़ता, तो 1 बाई आर का वैल्यू कितना होता है, 912, तो याद रखो। तो लाइमन सीरीज में जो मिनिमम वेवलेंथ होगा वो कितना आएगा, 912 एंगस्ट्रॉम, समझ में आया, 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलो अब मैक्सिमम वेवलेंथ का बता दो क्या होगा, यहाँ लिखते हैं फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करके आएगा, 1 पे ही, क्योंकि लाइमन का कैलकुलेट करना कहाँ से,
2 से, 2 से ना जम करवाएंगे, एनर्जी गैप कम रहेगा तो ये आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/λ मैक्स इज इक्वल टू आर हो गया, और जेड की जगह तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 1/λ मैक्स इज इक्वल टू आर। अच्छा ये बताओ, डायरेक्ट एलसीएम लेके बताओ यार, 1/1 है माइनस 1/4 है, तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3/4 आएगा। डायरेक्ट लिख दें, अच्छा लिख दें, 1 माइनस 1/4 होगा ना। यहाँ से बताओ 1/λ मैक्स इज इक्वल टू आर, एलसीएम लोगे तो ये 3/4 हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल है तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू, बताओ क्या आ जाएगा, 1/r इंटू 4/3 होगा। और 1/r का वैल्यू जान रहे हो तुम, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 1/r का वैल्यू 912 इंटू 4/3, इसमें आ जाएगा एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बताओ कैलकुलेट करके कितना आएगा। बताओ 1216 आएगा, ठीक है। ठीक है, 3 से कट जाएगा ना, ये 3 से कट जाएगा। 3 से कितने बार में, 3 3 जा 9, 0 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 1216 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया। इसी तरह अगर बोलना होता पास्चन का मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ बताओ, तो मिनिमम जब बताते हो तो क्या लेते हैं, इन्फिनिटी से कहाँ जंप किया है, नहीं ये पी फंड का बताओ, तो इन्फिनिटी से कहाँ जंप कराओ के लाते हैं 5 पे, n1 क्या होता है 5, ठीक है। और मिनिमम बोलता है तो कहाँ से जंप करवाते हैं 6 से 5। समझ में आया, लिख लो, ठीक है। तो एटम चैप्टर में जो थ्योरी है इतना ही है, ठीक है ना। और कुछ न्यूमेरिकल जो है और अच्छे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।